अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 12 स्टाफिंग एंड डेवलपिंग अ डाइवर्स वर्कफोर्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट विल वी लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। वी विल आउटलाइन द ह्यूमन रिसोर्स स्टाफिंग प्रोसेस, explain how human resources staffing is concerned to cooperate strategic planning, describe the steps followed in human resource planning, discuss the importance of diversity in an organizational setting, explain the value of the employer brand in recruitment, identify ways to improve the validity of employment interviews, describe several selections methods of hiring employees, outline training methods and what managers should do to maximize their effectiveness. सबसे पहले हम देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है. In this thing we translate the strategy into staffing requirements. जो हमने अपनी स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन की बनाई होती है ना, उसको स्टाफिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें ट्रांसलेट की जाती हैं. इसमें सबसे पहले हम कंडक्ट करते हैं जॉब एनालिसिस, फिर हम एस्टिमेट करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड क्या है, फिर हम डॉक्यूमेंट करते हैं कि क्या ह्यूमन रिसोर्स को कितनी सप्लाई चाहिए. देन वी एस्टिमेट द फ्यूचर इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई, और फ्यूचर में अभी कितनी सप्लाई है और फ्यूचर में कितनी सप्लाई चाहिए होगी. एस्टिमेट फ्यूचर एक्सटर्नल ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई, कितनी एक्सटर्नल चाहिए और कितनी इंटरनल. एंड देन relying on the contingent workforce. Then we will see that what is staffing a diverse workforce की क्या वैल्यू होती है, surface level और deep level diversity क्या होती है, diversity कितनी important है और क्यों important है. Then we will see recruiting job applicants, selecting job applicants, orienting and developing employees, and its conclusion. Starting off with the chapter, we will start with that human resource planning process जो है कि हमारा जो ट्रांसलेटिंग जो हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसको हम कैसे स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स में ट्रांसलेट करते हैं. सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे. इट इज़ अ प्रोसेस that ensures that the organization has the right kind of people in the right place at the right time. के राइट काइंड ऑफ पीपल के सही लोग सही जगह पर सही वक्त पर अवेलेबल हैं, ये कहलाती है एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने ज़्यादा लोग हायर कर लिए तो आपके लिए नुकसान है. अगर आपको इतने लोग एक काम के लिए चाहिए थे, आपने वो नहीं हायर किए या कम स्किल के साथ लोग हायर कर दिया, आपके लिए नुकसान है. सो HR प्लानिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट to put the right number of people with the right qualification and right skills, right ability, right knowledge to achieve organizational strategic objectives in the most cost efficient way. इसमें ये है कि जब आपने सही बंदा जिसके पास जो क्वालिफिकेशन स्किल्स एबिलिटीज़ आपको जो उसके एबिलिटीज़ चाहिए उसमें अवेलेबल हैं, अगर राइट टाइम पे वो बंदा वहाँ अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली आपके पैसे भी बचेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को मुनाफा भी होगा. सो HR प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. HR planning is equally important for new strategic initiatives. Whenever you have to make new strategic initiative in the organization, so what you have to do that you have to plan HR, you have to plan about human resources very efficiently, very effectively. एंड HR प्लानिंग जो है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट वेज में होती है. सम रेलिवेंट टू लार्ज कंपनीज, अदर मोर रेलिवेंट टू स्मॉल बिजनेसेस. हाउएवर HR प्लानिंग जनरली फॉलोज द 5 स्टेप्स शोन इन फिगर 12.2 जो कि आपके सामने है. इसमें सबसे पहले क्या होता है, कंडक्ट किया जाता है जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस क्या होता है कि जॉब एनालिसिस होता है दैट इट इज़ ये सबसे पहला स्टेप होता है. ठीक है, सबसे पहले तो एंड HR की प्लानिंग सबसे पहले इसी से स्टार्ट की जाती है. जॉब एनालिसिस क्या होता है, द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, एक पूरी सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेशन की जाती है एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड, और डॉक्यूमेंट किया जाता है उन ड्यूटीज़ को जो परफॉर्म की जाएंगी, जो टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, जो इक्विपमेंट इन्वॉल्व होंगी ड्यूरिंग द वर्क,
जो कंडीशंस होंगी सराउंडिंग की, वर्क कंडीशंस होंगी, जो कॉम्पिटेंसीज़ की ज़रूरत है इन द एम्प्लॉय बट जॉब इनकम्बेंट्स टू परफॉर्म इन द वर्क, उन लोगों के लिए जो लोगों ने काम करना है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। जो भी जॉब होगी उसके लिए जो जो ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसको आप डॉक्यूमेंट कर लेंगे, इन्वेस्टिगेट कर लेंगे और उसको लिख लेंगे। ये जो सारा प्रोसीजर है ये किसकी तरफ लीड करता है? टूवर्ड्स द जेडी। जेडी आप बहुत सुनेंगे आगे भी, अभी भी आपने सुनी होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन। ये एक रिटन स्टेटमेंट होती है, इंफॉर्मेशन होती है फॉर द पर्सन। इसमें बताया जाता है कि आपको क्या चाहिए, आप में ये अगर स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज या ये आपको टूल्स या इक्विपमेंट्स यूज़ करने आते हैं, सो यू आर द कॉम्पिटेंट फॉर यू आर द वन कॉम्पिटेंट फॉर द जॉब। सो दिस डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसको जेडी कहा जाता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज फॉर द जॉब, कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगी। ठीक है, जो आपकी कॉम्पिटेंसीज जब लिखी जाती हैं उनको कहा जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस अलाउज मैनेजर्स टू कैटेगराइज वर्क सो HR प्लानिंग कैन आइडेंटिफाई नीड्स मोर स्पेसिफिकली। अब इससे क्या होता है, जॉब एनालिसिस से मैनेजर्स को क्या होता है, कैटेगराइज करने में हेल्प मिलती है ताकि मोर स्पेसिफिकली वो बंदा हायर कर सके। Job descriptions can still be created in flexible forms, but the descriptions are necessary more generic rather than precisely relevant to a specific job. Still, job analysis remains a legal requirement to minimize the risk of job discrimination. So, JD is very important, job discrimination, to avoid any sort of discrimination while hiring process आपको present करनी पड़ती है। After the job analysis, what do? You estimate that what is the demand from HR department. The second step, which is estimate human resource demand, future demand of human resource, is to predict how many people, कितने लोग ज़रूरी होंगे, कौन सी competencies के साथ ज़रूरी होंगे, और इस point of in the future हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये हमें समझना चाहिए दैट प्रिडिक्शन इज़ नॉट ऑलवेज राइट। ठीक है, सो इट इज़ जस्ट अ प्रिडिक्शन, इट इज़ जस्ट दैट वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके जो सारा ये जो आप प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ऑपरेशनल प्लान्स चल रहे हैं, क्या एस्टिमेशन है, क्या फ्यूचर डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन की, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेकर। तो आप उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि आपको फ्यूचर में कितने लोगों की ज़रूरत होगी और उनके अंदर क्या क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए और उनसे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देन कम्स डॉक्यूमेंट करंट ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। ओके, सो यहाँ भी हम थोड़ा एक रीड कर लेते हैं। स्टेप 1, कंडक्ट जॉब एनालिसिस, द सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ड्यूटीज, टूल्स, equipments, conditions and competencies results in a job description, includes list of required competencies for the job specifications, allows managers to categorize work so HR planning can identify needs more specifically. The second step is human resource demand, to estimate the demand, predict how many people with what competencies are required in some point in the future, and it relies on organizational strategy, operational plans and estimates of future demands for the organizational product or service. Then step 3, document current HR supply. सो एस्टिमेट हाउ मच स्टाफ विल बी एम्प्लॉयड बाय द फ्यूचर डेट्स, के आपको कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी बाय फ्यूचर डेट्स। सबसे पहले आपने डिमांड जो है प्रोजेक्ट कर ली। ठीक है, इट इज़ ओनली द पार्ट दिस थिंग, द एस्टिमेट जो हमारा सेकेंड स्टेप था, एस्टिमेट ह्यूमन रिसोर्स डिमांड, इज़ ओनली पार्ट ऑफ फोरकास्टिंग प्रोसेस। अनदर पार्ट ये एस्टिमेट करने के लिए कि कितना बंदा हमें चाहिए होगा ऑर्गेनाइजेशन में, हमें कितनी इस डेट में इतना बंदा हायर करना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, that we have to examine that stock of employees we have, how many people are currently employed in each job, in each department, in each places, and उनके पास क्या क्या specific competencies हैं, वो कौन कौन सी competencies लैक कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा कि मैनेजर क्या करेगा, सिंपली ना उन एम्प्लॉयज़ को क्या कर लेगा, डॉक्यूमेंट कर लेगा इन फाइल और डॉक्यूमेंट। ठीक है,
कि ये लोग हमारे पास हैं, इनके अंदर ये कॉम्पिटेंसीज़ हैं, ये इनके क्रेडेंशियल्स हैं। सो इससे क्या होगा, आपको आसानी से आप देख सकेंगे कि कितनी ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई आपके पास है और कितनी आपको चाहिए होगी। एग्जामिन द स्टॉक ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड देयर क्रेडेंशियल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, देन एस्टिमेट फ्यूचर इंटरनल HR सप्लाई। अब हमने इसके बाद क्या करना है कि हमने देखना है कि ये 4th स्टेप है HR प्लानिंग का। और इसमें हम क्या करते हैं, द हाउ मैनी करंट एम्प्लॉयज़ विल बी इन वेरियस जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एट सम फ्यूचर डेट, कि कितने एम्प्लॉयज़ हमारे होंगे। ठीक है, इट कैन अकर ऑन अ मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेवल्स। ये मैक्रो लेवल पे भी हो सकता है, ये माइक्रो लेवल पे भी हो सकता है, और ये बोथ लेवल्स को कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। This prediction of future internal human resource supply can occur at a macro level, micro level, or combination of both levels. At the macro level, managers use estimates of past flows of people through and out of the organization. मैक्रो लेवल में क्या होता है कि मैनेजर्स क्या करते हैं कि एस्टिमेट लगाते हैं कि पिछले वक्तों में कितने लोग हमने हायर किए और कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन से गए। इधर एक एग्जांपल दी गई है पेज नंबर 288 में, दैट कॉन्ड्रो इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट कैन प्रिडिक्ट हाउ मेनी करंट टीचर्स विल बी एम्प्लॉयड नेक्स्ट ईयर बाय लुकिंग एट हाउ मेनी क्विट, रिटायर और अदरवाइज लीव द ऑर्गेनाइजेशन इन अ टिपिकल ईयर। अब एक स्कूल की एग्जांपल दी गई है कि वो स्कूल क्या करेगा, वो देखेगा कितने टीचर्स अभी हमें कितने फ्यूचर में टीचर्स एम्प्लॉय करने पड़ेंगे। वो इस तरह देखेगा कि वो देखेगा कितने एम्प्लॉयज़ क्विट करने वाले हैं या रिटायर होने वाले हैं या छोड़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन को इस ईयर में। एट द माइक्रो लेवल, मैनेजर्स प्रिडिक्ट एंड प्लान फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर नॉलेज ऑफ दोज पीपल। माइक्रो लेवल में क्या होता है, ड्यू टू सम नॉलेज और स्किल आप क्या करते हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं विद सम अदर इंडिविजुअल। द प्रिंसिपल एंड अदर मैनेजर्स एट ईच स्कूल वुड हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट विच स्टाफ मेंबर्स आर लाइकली टू क्विट, गो ऑन मैटरनिटी और मेडिकल लीव or retire next year. This micro level approach offers more precise information than the macro level approach about what skills are required next year. अब वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल या दूसरे जो मैनेजर या कोऑर्डिनेटर्स इन्वॉल्व होते हैं इन द स्कूल हायरिंग प्रोसेस, या उनको पता होता है कि कौन से लोग मैटरनिटी लीव में जा रहे हैं या क्विट करने वाले हैं, मेडिकल लीव पे जा रहे हैं या रिटायर करने वाले हैं। तो माइक्रो लेवल क्या करेगा, प्रिसाइसली इन्फॉर्मेशन देगा हमें कि हमें कौन कौन से स्किल्स या कौन कौन से सब्जेक्ट की टीचर्स की ज़रूरत होगी नेक्स्ट ईयर, तो हम उस हिसाब से हायर कर रहे होंगे। देन कम्स द स्टेप 5। अच्छा, here comes the question that if an organization wants to be effective, it should rely on the internal HR supply because it maintains the cultural values. Do you agree? Explain. So I can think to give you this assignment, so I will give it a think later on. Now coming to step 5, estimate future external human resource supply. Employees quit, retire and move into different jobs, so invariably managers depend on the external labor market for new recruits. Sometimes what happens that your employee may quit या retire कर दिया या move into कर गया to some different jobs, तो क्या होता है कि आप new recruits के लिए क्या करते हैं, external labor की help लेते हैं। But can the external supplier जो आपका है वो human capital दे सकता है कंपनी को जो कंपनी को चाहिए है? Most managers today would loudly complain, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लोगों को, आपको क्या पता है आपको कौन सा स्किल चाहिए, वो आपको कौन सा हायर करवा दे। ड्यू टू एवरी कंपनीज डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल लेबर मार्केट, मैनेजर्स मस्ट एंटिसिपेट एंड एडजस्ट देयर स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली। तो दे हैव टू ट्राई टू एडजस्ट देयर जो स्ट्रैटेजीज हैं इसके हिसाब से वो अपने करने की कोशिश करें। दीज आर सम एग्जाम्पल्स, so we are going to ignore it. So this was all for the HR planning process. Let's go to the next topic, which is staffing a diverse workforce. So what is staffing a diverse workforce? Diversity क्या होती है? Diversity is the workforce. It is differences in the demographic, cultural and personal characteristics of employees. के एम्प्लॉयज़ डेमोग्राफिकली या कल्चरली या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक दूसरे से डिफरेंट हैं और वो साथ बैठ के एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ओके। Inclusive corporate culture, that is, they respect each employee's uniqueness and view these
individually as a source of sustained competitive advantage. Inclusive corporate culture क्या होता है कि apart from कि आपकी इतनी diversity है कि आप लोग different जगहों से आ रहे हैं, different background से आ रहे हैं, different cultures से आ रहे हैं, different personal characters के साथ आ रहे हैं, आप एक दूसरे के differences को respect करते हैं और मिलके काम करने को बढ़ावा देते हैं. तो diversity ये होती है कि different जगह के लोग एक जगह पे due to their skills, due to their abilities बैठ के काम करते हैं. सब इनकी दो आगे इसको आगे इन्होंने मज़ीद इलेबोरेट किया है, सर्विस लेवल डाइवर्सिटी एंड डीप लेवल डाइवर्सिटी. सर्विस लेवल डाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑब्जर्वेबल डेमोग्राफिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस इन पीपल सच एज देयर रेस, एथनिसिटी, जेंडर, एज एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज़. ये सबसे ऑब्वियस काइंड ऑफ क्या कहते हैं डाइवर्सिटी है, एंड इट हैज़ चेंज कंसिडरेबली इन डिफरेंट कंट्रीज़ इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स. इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें जो फिज़िकली या फिजियोलॉजिकली या डेमोग्राफिकली आपको सामने वजाहत तौर पे वाज़ेह होती हैं, उनके बेसिस पे डाइवर्सिटी की जाती है. जैसा आप किसी और रेस से हो, किसी और बैकग्राउंड से हो, किसी और मेल फीमेल हो गए, आपकी एज डिफरेंसेस हैं, देन क्या कहते हैं कोई फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ है आप में. सो सरफेस लेवल डाइवर्सिटी क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन दी जाती है क्योंकि इट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एंड ईजीएस्ट टू मेजर. इसको आप पहचानना आपके लिए बहुत आसान है. हाउएवर मैनेजर ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द डीप लेवल डाइवर्सिटी विच इज़ डिफरेंसेस इन द साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग पर्सनैलिटीज़, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स. वो डिफरेंसेस हैं एम्प्लॉयज़ में जो कि वाज़े नहीं होते कि उनके जो पर्सनैलिटीज़ हैं, बिलीव्स हैं, उनके एटीट्यूड्स हैं, उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उसको कहा जाता है डीप लेवल डाइवर्सिटी. इसको समझना इतना आसान नहीं है. अब कोई भी इंसान है, उसके जो भी जियोग्राफिकल या रिलीजन जो भी होगा, उसका जो इन्फ्लुएंस है उसकी पर्सनल वैल्यूज़ पे आएगा. एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपके एक पर्सन के बिलीव्स को, एटीट्यूड्स को, वैरायटी ऑफ इश्यूज़ को कैसे उसने कि डिफरेंट इश्यूज़ में कैसे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स में उसने कैसे रिएक्ट करना है, उनको शेप अप करता है. ठीक है. So, an individual's personal wealth, the parental status and other factors influence personal needs and preferences. So, to understand the surface level diversity is much easier than to understand the psychological characteristics या उनकी जो personalities हैं, beliefs, attitudes हैं, उनको समझना बहुत इतना easy नहीं है. So, is diversity important? In my point of view, diversity बहुत important है. ठीक है. To improve the workforce, to get what you want, आपको जो चीज़ चाहिए होती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, आपको डिफरेंट जगहों से डिफरेंट लोगों के स्किल्स से फ़ायदा उठाना पड़ता है. सो जो डाइवर्सिटी है, इट मेक्स अ गुड सेंस फॉर द बिजनेस. इट हेल्प्स फॉर बिजनेस टू ग्रो. So companies with the highest representations of women in their top management team experience significantly better financial performance. So there is a research or there is a study that says that अगर जो women हैं वो top management में अच्छे level में women representatives होंगी तो क्या होगा, financial performance of the organization ज़्यादा बेहतर होगी. Team with some diversity makes better decision about complex problems. Now in a team when there will be diversity, different background से different चीज़ों से लोग आए होंगे, उनकी thinking perspectives different होंगे, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, that complex problem आप easily उनको address कर सकेंगे. ठीक है. उसके बाद diverse workforce is more likely to understand and respond to the needs of equally diverse customers. अब अगर डाइवर्स वर्कफोर्स होगी तो वो डाइवर्स जो कस्टमर्स हैं उनको अच्छे तरीके से उनके साथ डील कर सकेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. नाउ जस्ट लीविंग दिस स्लाइड बिहाइंड. नाउ कमिंग टू द रिक्रूटिंग जॉब एप्लीकेंट्स. रिक्रूटमेंट क्या होती है? Recruitment, the human resource planning process described earlier, estimates the number of people with specific qualification required in the future to fulfill in the organizational strategies objectives. अब हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमें बताया जाता है कि हमें कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन सी स्किल्स के लोग, हमें कितने लोग और कब कब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी. नाउ इट इज़ अप टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट टू अट्रैक्ट दोज पीपल. अब हमारी रिक्रूटमेंट कैसी है, हम सिलेक्ट कैसे करते हैं उनको और हम उनकी डेवलपमेंट कैसे करेंगे, ये चीज़ ना हमारे एम्प्लॉयज़ को
हायर करने में हमें हेल्प करेगी, ठीक है, अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी. चूज़ द मोस्ट सूटेबल एप्लीकेंट्स एंड वेयर नेसेसरी ट्रेन देम इन द रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंसीज. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमने बेस्ट बंदा चूज़ करना होता है अपनी जॉब के लिए. तो फॉर दैट हमें उससे अट्रैक्ट भी करना है कि वो हमारे पास आके हमें CV दे, हम उसे अप्रोच कर सकें. आफ्टर अप्रोचिंग इट, अगर आप उसे हायर कर लेते हैं और आपको लगता है कि वो कहीं कहीं लैक कर है, सो वी कैन ट्रेन हिम, वी कैन डेवलप हिम. सो about what I have just talked about these activities, जो 3-4 आगे मज़ीद activities हैं. Recruitment is the very first step. It consists of a set of activities that improve the number and quality of people who apply for employment. अब ये क्या करता है कि जो नंबर ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू अप्लाई और उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करता है. और ये मदद करता है कि हमारे जो चांसेस हैं ऑफ क्वालिफाइड एंड कंपैटिबल एप्लीकेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, ठीक है. वो हमारी इस एम्प्लॉयमेंट जो हमने अपना HR का ऐड दिया होगा या जिस तरह भी हमने उनको रीच करने की कोशिश की होगी, वो हमारी उसमें अट्रैक्ट हो. सो दीज आर 3 myths विच कैन कॉज शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम. सबसे पहले क्या है, कंपनीज शुड अट्रैक्ट एज मैनी जॉब एप्लीकेंट्स एज पॉसिबल. अब वो कहते हैं कि सबसे पहली मिथ ये कहती है कि कंपनीज के जितने से ज़्यादा जितने लोग आप अट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि वो आके अपनी एप्लीकेशंस दें, CVs दें, रेज्यूमेस दें, वो उतना ही अच्छा है फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन. लार्ज एप्लीकेंट्स पूल में क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे, क्वालिटी इंप्रूव करने की मदद होगी, आपके पास चॉइस ज़्यादा होगी, ठीक है. यू विल हैव अ गुड पूल ऑफ एप्लीकेंट्स. बट दिस स्ट्रैटेजी ऑल्सो क्रिएट्स अ फ्यू प्रॉब्लम्स. बट जहाँ इसके फ़ायदे हैं इसके नुकसानात भी हैं. फर्स्ट है कि इसमें आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे. इट कॉस्ट मोर मनी टू रिक्रूट मोर पीपल, सो एट सम पॉइंट्स द कॉस्ट एक्सीड्स द वैल्यू. और सम टाइम क्या होता है, जो कॉस्ट है ना वो वैल्यू को एक्सीड कर जाती है. दिस प्रॉब्लम इज़ कंपाउंडेड एज द रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ अट्रैक्ट एप्लीकेंट्स विद अ पुअर फिट टू द जॉब एंड ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें जहाँ ये चांसेस हैं कि अच्छे से अच्छे बंदे को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, इसमें ये भी चांसेस हैं आप इतने अच्छे लोगों को ना कर सको. सेकेंड, द कंपनी मस्ट रिजेक्ट मोर एप्लीकेंट्स एज मोर पीपल अप्लाई. जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो हो सकता है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दो. तो इससे क्या होगा, वो भी एक हाई रिजेक्शन रेट चला जाएगा, ठीक है. डिस्क्रिमिनेशन लॉ सूट्स आ जाएंगे इसमें. सो इससे क्या होगा, लोग नेगेटिव फीलिंग्स लाएंगे कि हमें इन्होंने रिजेक्ट कर दिया एक जॉब से और ये हो गया वो हो गया. सो मिथ नंबर 2 है, कंपनीज शुड फोकस देयर रिक्रूटमेंट ऑन पीपल विद द हाईएस्ट क्रेडेंशियल्स. अब वो कहता है कि कंपनी ने क्या करना है, जो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडेंशियल्स हैं उनको अट्रैक्ट करें. सो दिस असम्पशन सम हाउ दिस मिथ मेक सम सेंस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बेस्ट क्रेडेंशियल्स वाले लोग अगर करेंगे तो वो अच्छे से अच्छा काम करेंगे. बट जॉब परफॉर्मेंस इज़ ओनली वन फैक्टर. एक फैक्टर है कि परफॉर्मेंस अच्छी कर सकें व्हेन रिक्रूटिंग और सिलेक्टिंग द एप्लीकेंट्स. पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो अनएम्प्लॉयमेंट और हाई स्किल शॉर्टेजेस, पीपल डिज़ायर फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी एज वेल एज देयर फिट विद द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कैन बी इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस. जहाँ आप उनकी क्रेडेंशियल्स देख रहे हैं उसके साथ साथ आप देखें कि एम्प्लॉयमेंट से स्टेबिलिटी हो सके और वो आपके कल्चर के साथ बैठ सकें. देन कम्स कंपनीज शुड अपीयर एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट. अब जो कंपनी है उसको अट्रैक्टिव लगना चाहिए टू द एम्प्लॉय जो आपका अप्लाई कर रहा है आपके एप्लीकेंट को. ग्लैमराइजिंग द जॉब और हाइडिंग नेगेटिव फीचर्स. अब आप क्या करते हैं इस चीज़ को करने के लिए, स्मिथ को में कि आप क्या करते हैं, आप अपनी जॉब को ज़्यादा अच्छा करके दिखाते हैं और नेगेटिव फीचर्स उसके हाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके एप्लीकेशन दें. लेकिन ये जो स्ट्रैटेजी है यूजुअली क्या करती है, बैक फायर कर जाती है. डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, मैनेजमेंट के साथ मिसट्रस्ट हो जाएगा, टर्नओवर हो सकता है कि वो रिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, जब उन्हें रियलिटी का पता चले. सो ओवरऑल जो क्या है, रिक्रूटमेंट जो है इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन, कि आप एक इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाते हैं टू पीपल हु वुड बी मोस्ट सूटेबल, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सूटेबल हैं फॉर द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन.
एंड हाउ वेयर जब आप इस गोल के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इट स्टार्ट्स विद रिक्रूटमेंट ब्रोशर्स, एड्स, कैंपस विजिट्स. इंस्टेड इट बिगिंस विद द मोर स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू नर्चरिंग द एम्प्लॉयर ब्रांड. इंस्टेड इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर ब्रांड को नर्चर करने से ये बात स्टार्ट हो जाती है. एम्प्लॉयर ब्रांड क्या होता है? द पैकेज ऑफ फंक्शनल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयमेंट एंड आइडेंटिफाइड विद द कंपनी एज एन एम्प्लॉयर. आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई एंड डेवलप पॉजिटिव डिफरेंशिएटिंग फीचर्स. आप आइडेंटिफाई करते हो और डेवलप करते हो जो पॉजिटिव डिफरेंशिएटिव फीचर्स होंगे. कंपनी की जो पब्लिक प्रोफाइल है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हो. यूज़ कंसिस्टेंट मैसेजेस इन रिक्रूटिंग एंड मार्केटिंग. अर्न थर्ड पार्टी रिकग्नाइजेशन. This is not part of your what do you say, syllabus. And we will just go further. Channels, internal versus external recruitment channels. इसमें आ जाता है जॉब पोस्टिंग्स. आप इंटरनली जॉब पोस्ट करते हो, वीकली कंपनी न्यूज़पेपर में करते हो, कंपनी के इंट्रानेट में आप जॉब्स का जो भी ऐड है, जो जेडी वगैरह आप उसकी पोस्ट कर देते हो. एक्सटर्नल में एम्प्लॉय रेफरल्स हो जाता है कि आप अपने कोई रेफरल जो एम्प्लॉय पहले से हायर्ड है वो ले आएँ. एडवर्टाइजिंग हो सकती है कि आप एडवर्टाइजिंग करते हो. फिर कैंपस विजिट्स कर सकते हो डिफरेंट अदारों के. देन एजेंसीज़ के थ्रू आप हेल्प कर सकते हो. ई रिक्रूटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन रिक्रूटिंग एंड गुरिल्ला रिक्रूटिंग. गुरिल्ला रिक्रूटिंग क्या होता है? ऑनलाइन रिक्रूटिंग हैज़ बिकम अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन, बट इट इज़ अ पैसिव अप्रोच दैट ओवरलुक्स मैनी पीपल हु माइट अच्छा, तो हम गुरिल्ला रिक्रूटमेंट में थे. तो जैसे जैसे ऑनलाइन एक रिक्रूटिंग होती है कि आप थ्रू डिफरेंट चैनल्स आप ऑनलाइन उनको रिक्रूट करने के लिए, जैसा लिंक्डइन होगा, उनको आप अप्रोच करने की कोशिश करते हैं. फिर आ जाती है गुरिल्ला रिक्रूटमेंट. ठीक है, तो जो ऑनलाइन जो रिक्रूटमेंट है वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है टू रीच मैनी ऑर्गेनाइजेशन. पैसिव अप्रोच है. गुरिल्ला रिक्रूटमेंट में क्या होती है कि जो लोग अभी मतलब के जॉब नहीं ढूंढ रहे, वो अपनी जॉब से ठीक है और वो नई जॉब नहीं ढूंढ रहा, आप उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो थ्रू डिफरेंट चैनल्स, थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. और ये एक टैक्टिक होता है कि जो आपके कंपेटिटर हैं उनको आप किसी तरह क्या कहते हैं, आप उनको किसी तरह डॉज कर जाओ और उनके जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी कंपनी में अट्रैक्ट कर लो. Then comes selecting job applicants. यही है ना, employers hiring mistakes. Selection tools. So we have to do selecting job applicants. So what is selection? Selection क्या है? It is a process of deciding which job applicants will make the best most suitable employee. कि कौन सा जो आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, जो जॉब एप्लीकेंट है वो आपका बेस्ट एम्प्लॉय बनेगा. ये एक डिसीजनल प्रोसेस है. ठीक है, runs alongside with the recruiting process. रिक्रूटमेंट प्रोसेस के साथ साथ ये चल रहा होता है. In order to know which selections methods to use, management needs to consider the following to decide what constitutes a suitable candidate. कि क्या एक suitable candidate से क्या मुराद है उनकी ऑर्गेनाइजेशन में. How well the selection method measures or predicts that suitability. और कितना अच्छा ये जो सिलेक्शन हमारा मेथड है ये प्रिडिक्ट करता है सूटेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय, ऑफ द एप्लीकेंट. However, suitability also refers to how well the employee's values and interpersonal skills fit the organizational culture. And suitability से मुराद ये भी है कि जो एम्प्लॉय की वैल्यूज़ हैं और इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशनल स्किल्स हैं, वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के साथ कितनी पैरेलल बैठती हैं. So let's see, कोई रहता तो नहीं टॉपिक. I think we are
done with the chapter. Let me just give an eye and check. Yes, that was it. It was all for today. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.